तो आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पर आधारित है और हम सभी लोग बातचीत करने चल रहे हैं समाज कार्य पर। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक विकास पर। दृष्टिकोण रहा है भारत का, जहां हम लोगों ने एक पार्ट आप लोगों को बता चुका हूं इसके संदर्भ में। आज चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट पर हम लोग, और आज का जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 12 है। आज का तारीख है 24 जनवरी, और हम बात करेंगे व्यवसाय समाज कार्य का विकास किस तरीके से हुआ है। इसी के संदर्भ में आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भारत में कुछ प्रमुख जनरल रहे हैं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पता भी होंगे, परीक्षा में इन जनरल से सवाल बनाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक पहले बात को सुनना है, कॉपी पेन भी साथ में रखना है और नोट भी करना है। क्लास समाप्त होने के बाद जो नोट आपने किया है उसी को केवल रिकॉल करना है क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी मुंबई के द्वारा ये बेसिकली प्रतिपादित किया गया था या इसको प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। इसकी शुरुआत 1940 में हुई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा मुंबई में इसकी प्रकाशन किया गया था। सुमलित करने वाले से सवाल ये बेसिकली दर्शाता है, और ये समाज कार्य के क्षेत्र में एक प्रमुख शैक्षिक पत्रिका मानी जाती है। ध्यान सुनिएगा, समाज कार्य का जो क्षेत्र है उनमें एक प्रमुख शैक्षणिक या एजुकेशनल पत्रिका मानी जाती है, और एकमात्र उद्देश्य है इसका कि समाजकारी शिक्षा, शोध और व्यवहार को बढ़ावा देने पर यह काम करता है। इन केस यदि आपसे वन लीनियर में सवाल बनता है तो किस तरीके से बनेगा? वन लीनियर में कहेगा कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो जवाब आपको 1940 में देना है। आपसे पूछेगा कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क किस संस्था के द्वारा प्रारंभ हुई, तब जवाब देना होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। सवाल पूछेगा कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क किस क्षेत्र से संबंधित है, तो केवल और केवल एक ही जवाब होगा, समाज कार्य। सवाल बनेगा कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था समाज कार्य का क्षेत्र, शोध और व्यवहार को बढ़ावा देना। ये 3 से 4 तरीके के सवाल बना सकता है, और इसके संदर्भ में ये बातें याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कंटेम्पररी सोशल वर्क 1962 यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जुड़ा हुआ प्रकाशन है या ये शोध पत्र है। इससे भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा इसके बारे में भी। कंटेम्पररी सोशल वर्क 1962 में ये बेसिकली प्रारंभ हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से, और इसके समाजकारी विभाग से जुड़ा हुआ ये भी एक प्रकार की शैक्षणिक जर्नल है, और शोध पत्रिका के रूप में इसको भी जाना जाता है। यह कोई एकल शोध पत्र नहीं है, बल्कि समाज कार्य की एक नियमित अकादमी यानी एक नियमित पत्रिका यानी जर्नल है, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें समीक्षात्मक लेख होते हैं। समीक्षात्मक का मतलब होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू, जहां हम बेसिकली सारी चीज़ों को संक्षिप्त में चीज़ें दर्शाते हैं, और समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर एक लेख प्रकाशन माना जाता है ये कंटेम्पररी सोशल वर्क को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका कंटेंट आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में ईजिली मिल जाएगा, जिनके पास MSW की बुक होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984 UGC केयर लिस्टेड, ठीक है, पीयर रिव्यूड जर्नल। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इस प्रक्रिया में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से यह सहकर्मी समीक्षित एक नेचर है जो दर्शाता है समाजकारी के क्षेत्र को, और ये पत्रिका सोशल वर्क में शैक्षणिक और शोध जर्नल के रूप में जानी जाती है। प्रश्न ये आता है आपके सामने कि किस संस्था के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो सिंपल बात है
कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984 लिखेगा तो उसके सामने पीयर रिव्यूड शब्द लिखेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर संस्था का नाम पूछेगा तो निर्मला निकेतन का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, नोट कर लीजिए क्योंकि पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ इसलिए नोट कर लीजिए। निर्मला निकेतन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। मुंबई में इसी के द्वारा यह प्रकाशित हुआ। रिसर्च एंड पब्लिक्स या पब्लिकेशंस यूनिट, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन, मुंबई में इसको जब प्रकाशित किया गया तो समाज कार्य की शोध पद्धतियों पर, रिसर्च पर और शिक्षा के संदर्भ में प्रैक्टिकल के आधार पर यह पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क का जर्नल दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन केस यदि आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो इस टॉपिक से कैसे सवाल बनेगा मैं आपको एक बार बताऊंगा, केवल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना है आपको। पहला सवाल ये पूछेगा कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क जर्नल्स की शुरुआत कब हुई, तो एकमात्र जवाब आएगा 1984 का ये वर्ष। दूसरा सवाल पूछेगा कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क किस क्षेत्र से संबंधित जर्नल है, तो जवाब वही होगा सोशल वर्क का। तीसरा सवाल पूछेगा कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ, तो संस्था में नाम लगाएंगे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, जिसको आप ऑटोनॉमस कहते हैं, या निर्मला निकेतन लगाएंगे, मुंबई का। ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल कहेगा कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क जर्नल की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। नेचर तो पीयर रिव्यूड है, उसका नेचर तो पीयर रिव्यूड है, या शोध जनरल है, या सहकर्मी आप कह सकते हो, समीक्षात्मक। और पांचवा तरीके के जो सवाल पूछेगा, कहेगा कि पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क जर्नल किस सूची में शामिल किया गया है, तो यूजीसी केयर की सूची में शामिल किया गया है। सूची पूछेगा, लिस्टेड पूछेगा तो आपको ये नाम देना होगा यूजीसी केयर, ठीक है, पहली बात। और अगर सवाल पूछेगा कि उसका नेचर कौन सा है, तो पीयर रिव्यूड बताएंगे आप, ये नेचर है, ये नेचर है। और ये यूजीसी बेसिकली सूची का पैटर्न बनाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पे यूजीसी केयर लिस्टेड की बात मैं कर रहा हूँ, तो यूजीसी केयर लिस्टेड था क्या, एक लाइन में बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। यूजीसी केयर लिस्टेड, जो इसका कहने का जो अर्थ है वह है प्रमाणित। प्रमाणित का मतलब आप भली भांति तरीके से जान रहे हो, बेसिकली वो प्रमाण कर रहा है, ये एक प्रकार से सिद्ध कर रहा है। वो प्रमाणिक और गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने पर ये यूजीसी केयर काम करती थी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क 1962 और पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984 बाय निर्मला निकेतन, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क 2000, आप ध्यान दीजिएगा इस पर भी, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ISPSW का पूरा नाम है। परीक्षा में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है और ये वास्तविकता है, इसमें प्रश्न बनता है, इससे पूछा भी गया है मेडिकल सोशल वर्क में, तो हम चाहेंगे नोट भी करेंगे आप लोग इसको कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क 2000 में ये प्रकाशित हुआ, समाज कार्य का क्षेत्र रहा, ठीक है। कभी कभी इसकी जगह ISPSW के स्थान पर आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा, सुमलित करने वाले में यूजीसी नेट में यही नाम मिला था जो मैं नोट कर रहा हूँ, NAPSWI। सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे, मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। N फॉर नेशनल, ठीक है, A फॉर एसोसिएशन, और ऑफ, P फॉर प्रोफेशनल, S फॉर सोशल और W फॉर वर्क, I फॉर इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया इसका पूरा नाम है। परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2000 का ही लगाइएगा। एक तो वर्ष से पूछता है, दूसरा आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ सकता है, और कहेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये जर्नल, तो ये व्यावसायिक समाज कार्य से संबंधित है। प्रोफेशनल, यहाँ पे समाज कार्य नहीं लिखाएगा, व्यावसायिक समाज कार्य लिखा। बाकियों के जर्नल में समाज कार्य लिख सकता है,
लेकिन इस वाले जनरल में, नेशनल जनरल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क वाले में व्यवसाय समाजकारी लिखा गया विकल्प में। और नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो संस्था का नाम अभी भी बताया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। वही इसका नेचर की जब प्रकृति पर बात होती है तो पीयर रिव्यूड शोध जर्नल के रूप में ये जाना जाता है। इनके संदर्भ में छोटा छोटा चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, अब विशेषता के साथ आप आसानी से देख सकते हो कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ 1940 में, तो भारत में समाजकार्य का ये पहला जर्नल माना जाता है। इसकी खास विशेषता है समाजकार्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालना, प्रारंभिक शोध और अनुभव को साझा करना। इसका मेन मोटो कह सकते हो या इसका मेन फीचर बोल सकते हो। क्लियर हो रही है बात? एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज आप लोग। यस सर। चलो फिर ठीक है, आगे बात करते हैं। कंटेम्परेरी सोशल वर्क 1962 की बात करता हूं, तो समाजकार्य में आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीकों को बढ़ावा देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक दृष्टिकोण या आप मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है उस पर, और जो टेक्निक है उनको ये बढ़ावा देता है कंटेम्परेरी सोशल वर्क। समाजकार्य में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा और प्रशिक्षण के लेख पर ये बातचीत करता है, इसी की पत्रिका पर ये प्रकाशित होती है। समाज में बदलती जो ज़रूरतें हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर बेसिकली ये शोध करता है। और एक आता है पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984, तो आप कहेंगे समाजकार्य के वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर ये बेसिकली केंद्रित है। और इसकी खास विशेषता यह है कि नवीन शोध और विचारों पर यह प्रकाशित होता है। शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए ये मार्गदर्शन का काम करता है, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984 का। और एक लास्ट पर बात करते हैं हम लोग, नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क 2000 के बारे में। तो ये कहता है कि भारत में व्यवसाय समाजकार्य की शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमुख जर्नल माना जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर मानक स्थापित करता है, और व्यवसाय समाजकार्य के विकास में ये सहायक होता है, और प्रशिक्षण, शिक्षा और फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ ये लेख दर्शाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए करते हैं कुछ एमसीक्यूज, और आप लोग आसानी से जवाब देंगे क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को देख लिया है ना? तो तैयार? यस सर। चलो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सबसे पहला समाजकार्य जर्नल का कौन सा था जर्नल, वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। सही विकल्प क्या होना चाहिए? इंडियन जर्नल ऑफ सोशल 1940। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी की तरफ झुकाव कर रहे हो आप लोग। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940 का बिल्कुल विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल कहता है कंटेम्पररी सोशल वर्क जर्नल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1962। ऑप्शन बी सर, 1962। 1962। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन सा जर्नल है जो 1984 में स्थापित हुआ और समाजकार्य में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर ये क्या हो गया, प्रतिपादित हो गया? या ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि भारत में व्यवसाय समाज शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला वो जर्नल कौन सा है भारत में व्यवसाय समाजकार्य को? ऑप्शन डी सर। व्यवसाय समाजकार्य मैंने मेंशन भी किया था आप लोगों के सामने कि नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क ही व्यवसाय समाजकार्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। विकल्प डी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है वो क्वेश्चन नंबर 5। कथन ये तो गलत हो गया, ये तो 1940 में है, और कंटेम्परेरी सोशल वर्क ये सही है, 1962 का है। बाकी ये भी देखो सही है। अच्छा, यहाँ पे तो ये भी गलत है, ये तो आपका 2000 यस में सर। ये गलत है। जी सर। ठीक है, और ये आपका डी पर्सपेक्टिव और सी का वाला ऑप्शन चेंज कर दिया सर। सारे का वर्ष का जो ऑप्शन है वो सही मतलब चेंज किया गया है, और विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कथन और कारण से सवाल बनाए गए हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क 2000 में यानी भारत में व्यवसाय समाजकार्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चन नंबर 6 के आधार पर बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें क्या ये सही बात है। ये गलत नहीं, ये सही बात है, सत्य है। दूसरी बात करता हूँ, यह जर्नल केवल समाजकार्य, देखो इसने मैंने आपको बताया है कि जो प्रोफेशनल Yes, होता है, और अभी भी बताया था कि व्यवसाय समाजकार्य भी विकल्प मिलेगा और समाजकार्य भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा केवल समाजकार्य का सैद्धांतिक पहलू पर केंद्रित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और एक ट्रिक ए सही, आर गलत।
हाँ, अपने अपनी कॉपी पर राइट साइड आप एक ट्रिक लिख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से करके ट्रिक बना लीजिए कि जिस ऑप्शन में केवल शब्द आए, जिस ऑप्शन में, ठीक है, केवल शब्द आए वो लगभग 99% गलत होता है। और इसी की जगह, केवल की जगह आप हमेशा ऑब्लिक करके भी लिख लीजिएगा, हमेशा वाला भी पॉइंट जहाँ पे आता है वो गलत होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो रहा है, विकल्प हो रहा है, वो सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जर्नल भारत में समाज कार्य शिक्षा के प्रारंभिक शोध और अनुभव साझा करने के लिए प्रकाशित हुआ था, मतलब अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा था और रिसर्च कर रहा था, वो कौन सा था? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड था प्रारंभिक शोध। और प्रथम भारत में जर्नल की बात करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, तो विकल्प आपने डी को बताया है और डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में समाज कार्य शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, देखो आसान सवाल बन गया, राष्ट्रीय स्तर पर मैं अंडरलाइन कर दिया, कहता है कि मानक स्थापित करने के लिए वाला कौन सा जर्नल है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल सकते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, जी सर। है ना? तो यहाँ पर ये विकल्प आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये जनरल के संदर्भ में क्वेश्चंस थे और इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है, यहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का जो इतिहास आपका ये समाप्त होता है। ठीक है, बाकी और भी जैसे केस वर्क का, ग्रुप वर्क का, कम्युनिटी वर्क का आएगा तो उसमें हिस्ट्री आएगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको बताता रहूँगा। 3 पर्सपेक्टिव रहेंगे, एक यूके का, दूसरा यूएसए का, तीसरा इंडिया। ठीक है, वहाँ पर मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। फिलहाल अगले टॉपिक पर लेंगे हम लोग, हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में अब आपका ये पॉइंट समाप्त हो गया, आज का एपिसोड 12वां है, ये भी पॉइंट समाप्त, ऐतिहासिक विकास भी समाप्त हो गया। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट पे कि समाज सुधार और व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा है, ये हमारा टॉपिक चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देखिएगा, आपको मैंने इसका कंटेंट अपनी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, देखिए ना, आपको अच्छे से है केवल इसके अंतर्गत। फिर इसमें सवाल भी हैं, प्रश्न भी है, अलग से PDF बना रखा है, उसको मैं करवाऊंगा। 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। ये बात सत्य है। 19वीं शताब्दी में ही भारत में एक नवीन चेतना का उदय हुआ जहां समाज, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को लेकर अत्यधिक प्रभावित किया गया या उसको देखा गया। यह नवीन चेतना भारतीय नवजागरण एवं भारतीय रिनेशा, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिनेशा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें प्राचीन भारत के गौरव को पुनः जागृत करने पर विशेष बल दिया गया। एक सवाल बनता है परीक्षा में हमेशा, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? और आशा भी करता हूं कि आप सबको मालूम भी होगा, बताना चाहेंगे? बताओ। हाँ, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, राजा राम मोहन राय को, ये बात सत्य है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 की ईस्वी में हुआ था। मैं अगर आपसे बात करूं तो आप क्या क्या चीजें याद रखिएगा परीक्षा में? एक तो जो संस्था है उसका नाम, दूसरा वर्ष का नाम, तीसरा स्थल का नाम, चौथा आपको उसका बेसिकली संस्थापक कौन है, पांचवा केवल एकमात्र उद्देश्य। बस इतनी बातें अगर आपको याद हैं हर एक संस्था के संदर्भ में, तो आप आसानी से यूजीसी नेट में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा या मेडिकल सोशल वर्क में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आप आसानी से जवाब दे दोगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, यानी जो अब कोलकाता कहलाता है। संस्थापक कौन थे इसके? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, सती प्रथा, ठीक है, विधवा विवाह या बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, राजा राम मोहन अस्पृश्यता इत्यादि को दूर करने के लिए और एक्वेशरवाद को प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने इस पर काम किया था। मतलब सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया,
बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार किया, महिला समाज और सामाजिक समानता का समर्थन भी इन्होंने ही किया है। आप लोगों ने कहानी सुना है, बताइए विधवा विवाह का समर्थन राजा राम मोहन राय क्यों करते हैं? उनके साथ खुद एक घटना घटित हुई, क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे कि इन्होंने विधवा उन्होंने विधवा के साथ विवाह किया। विधवा सत्य सॉरी विधवा विवाह नहीं, सती प्रथा, सॉरी विधवा विवाह नहीं, ठीक है, विधवा के साथ इन्होंने शादी तो नहीं किया था इन्होंने, ठीक है, ये नहीं, विधवा के साथ इन्होंने शादी नहीं किया था। इन्होंने सती प्रथा का विरोध क्यों किया था? ये मैंने आपको विधवा विवाह बोल दिया, सती प्रथा बोलना चाहिए था मुझे। सती प्रथा का विरोध इन्होंने क्यों किया था राजा राम मोहन राय जी ने? बताइए, अगर पता है तो। नहीं पता है मैं बताऊंगा आपको, किसी बच्चों को नहीं मालूम। ओ सवाल कर रहा था आप सभी लोगों से कि सती प्रथा का विरोध करने का कारण क्या था, तो ध्यान सुनिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका एक व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि उनके परिवार में ही एक ही दुखद घटना घटी थी। उनके बड़े भाई की पत्नी को जबरन सती बनाया गया था और इसी घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। सती प्रथा को इनका मानवीय दृष्टिकोण कहता है कि अमानवीय और क्रूर व्यवहार है, जो ये बेसिकली स्त्री के जीवन के अधिकार पर घोर उल्लंघन था। एक प्रकार से इनकी खुद की भाभी को सती, मतलब आप उनको जबरदस्ती सती करा गया था या उनके साथ ऐसा घटना घटित हुई थी, तो उन्होंने सिद्ध किया कि सती प्रथा समर्थन और वेदों और उपनिषदों से नहीं बल्कि सती प्रथा पे उन्होंने अधिक बल दिया था। ये महिलाओं की शिक्षा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, उनकी समानता को दिलाने पर इन्होंने अधिक बल दिया है और ये भारत को आधुनिक और प्रगतिशील समाज बनाना चाहते थे राजा राम मोहन राय जी। इसलिए इनके ब्रह्म समाज की जो संस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस उद्देश्य माना गया है वो सती प्रथा को माना गया है। इसके अलावा बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत इत्यादि को दूर करने के लिए इन्होंने कार्य किया। एक शब्द यहाँ पर इनके द्वारा और आता है, एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। जानते हैं ये एकेश्वरवाद क्या है? प्लीज बताइएगा। एकेश्वरवाद एक ही ईश्वर की पूजा करना। अच्छा ठीक है, इनका कहना यह है, राजा राम मोहन एकेश्वरवाद यानी ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ब्रह्म समाज का माध्यम से राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था, यानी ईश्वर भक्ति का प्रचार करना। ठीक है, सवाल बनता है कि एकेश्वरवाद का प्रचार किस समाज सुधारक ने किया है, तो राजा राम मोहन राय जी का ही नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कही जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहने का क्या अर्थ था? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। ईश्वर, अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर को निर्गुण, निराकार और एक माना गया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया। उपनिषदों के अद्वैत दर्शन से प्रेरणा अथवा आप ये कह सकते हो कि अद्वैत हिंदुओं की एक प्रकार की ये प्रमुख संस्था के रूप में जानी गई, क्योंकि ये निर्गुण निराकार एक ईश्वर में विश्वास करता है, इसीलिए तो इसे अद्वैत हिंदुओं की संस्था कहा गया। और ये बात ब्रह्म समाज में बताई गई है। और इसी संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया और इसमें अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज के संदर्भ में इतनी चीज़ें आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं हम सभी लोग आर्य समाज। आर्य समाज के स्थापना 1875 में हुआ। स्थल मुंबई यानी माणिकचंद्र वाटिका। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। उद्देश्य इसका है वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना।
देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ आर्य समाज के बारे में, ये मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इस पर फोकस करिएगा आप सभी लोग। मेन बात क्या है इसके अंतर्गत, वेदों का प्रचार और शिक्षा पर विशेष बल देना, मतलब वेदों को जीवन और समाज सुधार का मार्ग बनाना, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध करना, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, ठीक है, और महिला शिक्षा, समाज सुधार, इक्वेशरवाद के प्रचार में भी इनका अहम योगदान रहा है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आर्य समाज की, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हैं, और इसकी स्थापना कब हुई है तो 1875 में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत को धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। इन्होंने बेसिकली मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि की आलोचना किया। बहुत ही फेमस शब्द यह है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू द वेद्स, ये नारा था। इन्होंने छुआछूत व जन्म पर आधारित जाति प्रथा की आलोचना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, और इसी के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश हिंदू धर्म को त्याग कर कोई और धर्म को स्वीकार कर लिया हो, तो उसको पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ये बात बताई गई थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 की स्थापना भी हुई थी। ये भी बात ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे आप सभी लोगों को पता होगा DAV कॉलेज के नाम से आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1889 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, उनके विचार से प्रेरित होकर आर्य समाज ने ये बेसिकली इसकी स्थापना की थी, है ना। गुरुकुल कांगड़ी में से। हाँ, आप बेसिकली इसका जो मेन जगह जो स्थान माना जाता है, ठीक है, वो लाहौर, जो अब पाकिस्तान में। आधुनिक एंग्लो वैदिक शिक्षा देना, यानी पश्चिमी शिक्षा और वेदों को ज्ञान का संयोजन माना गया इसको। आधुनिक शिक्षा और वेदों का कोऑर्डिनेट करना, महिला शिक्षा, समाज सुधार पर बात करना, ठीक है, आर्य समाज के शिक्षा प्रसार आंदोलन का एक हिस्सा था। बाद में पूरे भारत में DAV संस्थाओं का एक जाल फैला, जो आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। परीक्षा में सवाल बनता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1889 लगाएंगे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी और वैदिक ज्ञान को कोऑर्डिनेट करना। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किस समाज से संबंधित है, तो वो है आर्य समाज से संबंधित है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न बन जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था, ये याद रखिएगा। और इनके गुरु का क्या नाम था, तो स्वामी बिरजानंद था, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पुस्तक रही है सत्यार्थ प्रकाश और वेद व्यास और भूमिका। इनके वर्ष के बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी कभी वर्षों से भी सवाल बनाता है। सत्यार्थ प्रकाश तो 1876 में आया है, बहुत ही फेमस पुस्तक रही है सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, ठीक है। बौद्ध धर्म, मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है, वेदों में विश्वास और इक्वेशरवाद का प्रचार, आम लोगों में धार्मिक चेतना और जागरूकता को बढ़ावा देना, ये सत्यार्थ प्रकाश रही फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम चाहेंगे कि इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए एक जगह साइड में, है ना, इस किताब को ना। इसका प्रकाशन 1876 माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ कलकत्ता के बेलूर में, जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी रहे। उद्देश्य माना जाता है मानवतावादी और समाज कार्य करना। देखिए, आप भलीभांति तरीके से आपको ये वर्ष पता होना चाहिए 1897 का, दूसरा आपको कोलकाता के बेलूर, तीसरा आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद। मैं बात कर रहा हूँ रामकृष्ण मिशन की,
ठीक है। उद्देश्य में मानवतावादी का दृष्टिकोण, समाज सेवा और शिक्षा का प्रचार करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रचार करना, आध्यात्मिक जागरूकता और मानव धर्म का श्रेष्ठता का प्रचार करना, किसी विशेष जाति धर्म के बजाय सर्वधर्म संभाव का पालन करना, ये स्टेटमेंट इनके अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो मिशन यही है कि धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से इसमें भूमिका निभाई जाए। आप देख सकते हैं सामाजिक सुधारों द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, ये शब्द बताए गए। इसी मिशन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अपने गुरु के ही नाम पर रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना किया था इन्होंने, और इस मिशन में समाज सेवा और नारी सम्मान पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, इसमें एक आदर्श वाक्य है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना, ये याद रखिएगा। आदर्श शब्द पूछा जाता है, मानवता ही सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और पुण्य कार्य है, इसका कहने का अर्थ है। इस वाक्य ने बेसिकली रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन का मूल बताया गया। इसे आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा गया है। इसलिए मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मूर्ति पूजा, बहुदेवता का ये बेसिकली समर्थन थे, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल बनता है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, ये विचार का प्रचार किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन कहाँ स्थापित हुआ, कोलकाता के बेलूर में हुआ, यह आपको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानवतावादी समाज सेवा और शिक्षा का प्रचार करना। इसकी स्थापना कब हुई, 1897 में, यह आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं, इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट और बातें। इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने भाषण दिया था। कब परीक्षा में सवाल बनता है, तो 1893 का वर्ष आप लोग लगाइएगा। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, वेदांत सोसाइटी का। ठीक है, मार्गरेट नोबल, जिसको भगनी निवेदिता इनकी शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी का, याद रखिएगा। इनकी कोई खास अभी तक पत्रिकाओं से या पुस्तकों से सवाल नहीं पूछा गया है, फिर भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। पत्रिका प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत, फिलॉसफी, ये बेसिकली इनकी पुस्तकें रही हैं। परीक्षा में अभी तक नहीं आई है, यूजीसी नेट में भी, और ना ही मेडिकल सोशल वर्क में भी आई है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट संस्था के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ। इसका स्थान न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत में अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मद्रास अडियार में 18, यह आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ चुका है, अडियार का, मद्रास का। ठीक है, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने एक नाम परीक्षा में हमेशा सुना है, हेलेना पेट्रोनोवा का नाम ब्लॉत्स्की का नाम हमेशा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैडम ब्लॉत्स्की, रूसी महिला। और एक नाम कर्नल हेनरी ऑलकॉट का नाम भी आप, इनके अलावा एक और नाम अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, विलियम, ठीक है, क्विंसी होयट का नाम। अब ये किताब में नहीं मिलता है, इन केस यदि आपको इनका भी नाम कहीं दिखे ऑप्शंस में, ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि सर ने नहीं बताया था, तो ये भी नाम आप इसके साथ साथ नोट रखें। अभी एक नाम और आएगा, एनी बेसेंट का भी अभी चर्चा करेंगे, बट इतना नाम शुरुआती दौर पे याद रखना है। भारत में मुख्यालय कब बनाएगा ये याद रखना है आपको, और ये 3 नाम आपको याद रखने हैं संस्थापक में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी आपको याद रखना है। उद्देश्य की बात करता हूँ तो सभी प्राच्य धर्म की तुलनात्मक अध्ययन किया गया। हालांकि इसमें अगर हम चर्चा करें, देखो सिंपल बात है, मानवता की एकता पर प्रचार किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी में। धार्मिक सौहार्द और परस्पर सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात हुई थी। अद्वितीय ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार हुआ था।
ठीक है, सत्य की खोज किया गया था और आध्यात्मिक विकास पर विशेष इन्होंने बल दिया था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत कुछ एम्स बनाए जाते हैं, या एम्स का मतलब उद्देश्य, ठीक है, उस पर चर्चा होती है। दोनों संस्थापक का नाम अगर हम बात करते हैं, जैसे ब्लॉट्सकी का नाम और हेनरी हॉलकॉट का नाम, ठीक है, तो इनको 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत लाया गया था, या इनको बुलाया गया था। ये भारत आए थे। कब भारत आए थे ये दोनों? तो 1879 में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें। इसके अलावा अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। एनी बेसेंट कब? 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा में भारत में आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों को संगठित रूप से बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया था 1907 में। हाँ, ठीक है बेटा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पर 1907 में एनी बेसेंट की बेसिकली इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई 1907 में, है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में शाखाओं के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सक्रिय रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में ये लगी, ठीक है। और इन्होंने हिंदू धर्म और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक धर्म को इन्होंने माना। इसके अलावा अगर आप देखें, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में अपना योगदान दिया। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, जो वाराणसी में, जो अब बनारस में, यानी एनी बेसेंट आधुनिक शिक्षा और हिंदू समाज में सुधार के लिए उन्होंने अपनी भूमिका लगाया। हालांकि आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का समन्वय या उसका कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। हिंदू युवाओं में नैतिक और धार्मिक चेतना का विकास भी देखने को मिला। बाद में अगर हम बात करते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में ये विकसित हो गया, ठीक है। तो इतनी पॉइंट भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉइंट, ठीक है, एनी बेसेंट के संदर्भ में। अब देखिए, जिसका नाम बेसिकली 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ा, ठीक है। आयरलैंड में, यहाँ पर भी देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है, आयरलैंड में या आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम लीग की स्थापना की। ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में भी, ठीक है। अब परीक्षा में सवाल बनता है कि होम रूल लीग की तरह ही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग एनी बेसेंट आयरलैंड के होम रूल लीग से अगर हम चर्चा करेंगे तो वर्ष 1916 का ही आएगा। वर्ष में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करना है या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1916 ही रखना है। भारत में स्वशासन की जो मांग हुई ये 1916 में ही हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संधिग्रस्त सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर होम रूल लीग ने एक अहम भूमिका निभाया था यहाँ पर। और यहाँ पर एनी बेसेंट के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका देखने को मिली थी। ब्रिटिश भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग का पहला संगठित प्रयास होम रूल लीग रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके पेज में, ठीक है। अब देखो, अगर परीक्षा में सवाल पूछेगा कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट का नाम लगाइएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1916 लगा दीजिएगा। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग का उद्देश्य था स्वशासन, मतलब होम रूल, ठीक है, स्वशासन, राजनीतिक और जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रेरणा के स्रोत कौन थे, ठीक है, तो प्रेरणा का स्रोत आप आयरलैंड का होम रूल लीग लगा सकते हो। ये प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर लिखा गया है, आयरलैंड का। हेलो जी जी बताएं। सर, आई हैव क्वेश्चन। एक ना, मतलब बुक में मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो होम रूल लीग है उसकी इंडिया में स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो हाँ इज दैट बिल्कुल, क्लियर, करेक्ट? हाँ और क्लियर है, मतलब आप जो लेकिन बता रही हूँ करेक्ट है या तिलक जो थी वो करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, लेकिन आपने बात को सुना नहीं अच्छे से, है ना, बात को आपने अच्छे से सुना नहीं। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे चर्चा करते हैं किसका नाम, एनी बेसेंट का नाम, ठीक है, एनी बेसेंट, तो मैंने आपको शायद अभी भी एक सवाल भी पूछा कि होम रूल लीग के प्रेरणा के स्रोत कौन माने गए, तो आयरलैंड। ये बेसिकली आयरलैंड का होम रूल था। कहाँ का था ये? आयरलैंड का। ये दूसरा आयरलैंड,
ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये दूसरा होम रूल लीग की बात कर रहा हूँ। जो आपने बाल गंगाधर तिलक की बात आप कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है। वो बेसिकली प्रक्रिया में अलग पैटर्न बनाता है जब बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, ठीक है ना, बेलगांव में, यस सर, यस सर, यस कहाँ सर। पर, बेलगांव में, वहां पर अपनी लीग शुरू की थी, तब उनका नाम वहां पर देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ मद्रास अडियार की बात, ठीक है, मद्रास अडियार की बात कर रहा हूँ एनी बेसेंट का। तो इनका नाम बेसिकली सितंबर में देखा गया 1916 में, जहां भारत के लिए स्वशासन की बात हुई थी, ठीक है। अब प्रश्न बनता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की लीग, बाल गंगाधर तिलक की लीग तो होम रूल लीग होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बेलगांव यानी पूना के पास है, बेलगांव पूना के पास, तो वो वर्ष लगेगा अप्रैल का 1916, अप्रैल 1916। और यदि आपसे ये सवाल पूछेगा एनी बेसेंट की लीग, तो एनी बेसेंट का जो लीग होगा वो मद्रास में लगाएंगे आप, पूना नहीं, कहाँ पे, मद्रास लगाएंगे। बट कौन सा वर्ष लगाएंगे, सितंबर लगाएंगे और 1917 लगाएंगे, ठीक है, सॉरी 1916 लगाएंगे, सितंबर 1916 लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में इतनी आई, बताओ। यस सर, आ गई, अब आ मैं गई। आपको यहीं पर यही बताना चाह रहा था कि हम बता रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में। अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता तो वहां पर आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक जी का नाम बताता वहां पे। फिलहाल मैं ये कॉमन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समाजकारी, बट अगर आपने पूछा तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा, दोनों का पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज को लेकर, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई यानी मुंबई में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर मैं बता दूं, इस प्रक्रिया में हिंदू समाज में धार्मिक सुधार लाना, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अंधकर्म कांड, ठीक है, इत्यादि का ये विरोध करते थे। महिला शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और साधुता और प्रार्थना के माध्यम से सामाजिक सुधार करना, ये खासकर इसका मोटो रहा है। इसमें अगर हम आपसे बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक के नाम, तो बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। जैसे एक नाम तो आपको डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग नाम, जो मुख्यता के रूप में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके साथ साथ एक नाम और मिलेगा, दीन दयाल चट्टोपाध्याय का नाम भी, आप चाहो तो नोट भी करते रहो, ठीक है, दीन दयाल, ठीक है, चट्टोपाध्याय का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है भाई, ये चीज। और अगर मैं बताऊं इनके सहयोगी कौन थे, तो सहयोगी थे महादेव गोविंद रनाडे और केशव चंद्र सेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो बेसिकली आपको ब्रह्म समाज में देखने को मिलेगा आगे। इनका बेसिकली इन्होंने क्या क्या खंडन कर दिया था, ठीक है, वहाँ मैं आपको बताऊंगा, आगे मिलेगा, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन जी का भी नाम, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी का नाम भी तिरक और आर्य समाज से बेसिकली प्रभावित होकर इनका नाम भी देखने को मिला प्रार्थना समाज के अंतर्गत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये नाम याद रहेंगे, केशव चंद्र सेन का भी नाम और दीनदयाल चंद का भी नाम, आत्माराम पांडुरंग का भी नाम, महादेव गोविंद रनाडे जी का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं, हम चर्चा कर रहे थे प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज हिंदू समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास का विरोध करना, सर्वधर्म संभव और नैतिक सुधार का प्रचार करना इसमें रखा गया मोटो। जैसे आप देख सकते हैं, प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना, रनाडे को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। अब आप जानते हैं भारत के नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को अगर बोला जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत अगर किसी को बोला जाता है तो महादेव गोविंद रनाडे जी को बोला जाता है। और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल, ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में भी, ठीक है, इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण बेसिकली कार्य किया है। तो इस क्रिया में भी इनका नाम देखने को मिला है, हम चाहेंगे ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रार्थना समाज के माध्यम से ही दलित और पिछड़े वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए बात हुई थी। अछूतवाद, अनटचेबिलिटी या छुआछूत और जातिवाद का विरोध इन्होंने करते हुए उसको जागरूकता फैलाया था।
और प्रार्थना समाज के प्रयास से ही दक्कन शिक्षा सभा का भी रोल देखने को मिला, जहां महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा भी दिया गया था इसके अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? बोलो एक बार कंफर्म करो। जी सर। हाँ, ये चीज़ अपने कॉपी पर भी आप लोग नोट करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था जो है दलित जाति मंडल को लेकर, ठीक है, और दक्कन शिक्षा सभा को लेकर। लगभग इसका अगर वर्षों की बात पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके संदर्भ में सेंचुरी यानी दशक का नाम। तो मैं अगर बोलता हूँ 1870 का दशक, तो इसका अर्थ आप भलीभांति तरीके से अब जान चुके होंगे कि 1870 से लेकर, ठीक है, 79 तक का ये दशक का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो पिछड़े और दलित वर्गों की शिक्षा को लेकर सामाजिक उत्थान और अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में ये नाम हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक भी लिखा। महादेव गोविंद रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। और कब किया ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नोट करते रहिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको भी आपको नोट करना है। सन 1905 में, ठीक है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, उद्देश्य मात्र इतना था कि अंधविश्वास, कट्टरपंथ के विरोध में मार्गदर्शन देना, धार्मिक आस्था और नैतिक का प्रचार करना, सामाजिक सुधार और आधुनिक सोच के साथ इसको धर्म से जोड़ना। ये बात ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रनाडे की 1905 की ये पुस्तक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1859 में हुआ। स्थान कलकत्ता, जो अब हम लोग इसे कोलकाता से संबोधित करते हैं। नाम यहाँ पे संस्थापक में अगर हम बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का नाम देखने को मिलता है। उद्देश्य इतना था कि हिंदू धर्म और वेदों का प्रचार करना था। इनमें धार्मिक और सामाजिक सुधार, जैसे मैं कहूँ मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कुरीतियों का विरोध करना, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता का प्रचार करना, हिंदू समाज में आधुनिक चेतना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, युवाओं में धार्मिक जागरूकता और समाज में सुधार को लेकर प्रेरणा की बात करना इसी संस्था के अंतर्गत बताई गई थी। तत्वबोधनी एक पत्रिका भी है, इसी के माध्यम से साहित्य और विचारों का प्रचार भी किया गया था। देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार कहाँ पर हुआ है, तो तत्वबोधनी सभा में हुआ। इसमें अंतर जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन भी देखने को मिलता है, ठीक है, 1839 में, ठीक है। अंतर जातीय विवाह क्या होता है, बता सकते हैं कोई बालक? दूसरे जात में विवाह करना, अलग अलग जाति में भी बियाह होना सर। बिल्कुल, दो अलग अलग जातियों में या दो अलग अलग जातियों की पुरुष और महिलाओं के बीच विवाह होता है तो उसे हम लोग अंतर जाति विवाह कहते हैं। भिन्न भिन्न जातियों ये नहीं रहता। जी कुछ कह रहे हो? देवेंद्र टैगोर और देवेंद्र टैगोर में अंतर बता दीजिए। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या बता दूं? देवेंद्र नाथ टैगोर थोड़ा लाउडली बोले, आवाज आपकी स्लो आ रही सर। देवेंद्र टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर ये कौन है? अच्छा, आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहे हैं, इनके बारे में यही सवाल आपका। चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि तत्वबोधनी सभा के अंतर्गत यदि कोई नाम इम्पोर्टेंट है तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम इम्पोर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पिता कहलाते हैं या कहे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता के रूप में अगर हम बात करेंगे, प्रमुख नेता के रूप में ब्रह्म समाज के बाद, राजा राम मोहन राय के बाद, तो वहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तत्वबोधनी की सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, इन्होंने जो है अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना भी किया था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखते हैं, ठीक है। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1867 में हुआ था। देवबंद यानी सहारनपुर,
आप जानते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है। संस्थापक का नाम अगर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, किसका, देवबंद आंदोलन के, तो आप बताइएगा मोहम्मद कासिम नैनी का नाम और राशिद अहमद गंगोही का नाम। ठीक है। ये एक संस्था थी, नाम आपको बता देता हूं मैं, दारुल 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 उलूम देवबंद, ये संस्था थी। ठीक है, ये संस्था थी। इसके प्रमुख नेता की बात करते हैं तो मौलाना मोहम्मद कासिम नैनतवी और मौलाना राशिद अहमद गंगोही का नाम। बेसिकली ये था क्या, ये था इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना था, इस्लाम का, मुस्लिम समाज में धार्मिक सुधार था ये आंदोलन। ये जो पाश्चात्य प्रभाव था ना, ये ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध करता है, कुरान और हदीस पर आधारित शिक्षा की बात करता है ये। तो आप देख सकते हो, कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी था। और इसके समर्थन में शिवली नुमानी ने 1884 और 85 में नववतल उलमा एवं दारुल उलूम की स्थापना भी की। विशेषता शिक्षा का माध्यम था क्या, अरबी और फारसी। आधुनिक राजनीतिक से परंतु राष्ट्रीय आंदोलन को का समर्थन था। और इसमें अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया। ठीक है, इसमें विरोध किया गया। एक नाम आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, जमीयत उलेमा आहिंद की गठन किया गया था सन 1919 में। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये शब्द भी चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कुछ किताबों में आपको वर्ष देखने को मिलेगा 1866 का भी। ठीक है, बट ये अरुणा आशफ की पुस्तक से मैंने लिया है जो NCERT पर बेस्ड है। तो NCERT बेसिकली आयोग भी मानता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि 1867 को ही आप याद करके चले। NCERT आयोग भी मानती है। बात करते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम सभी लोग। सत्य शोधक समाज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। संस्थापक रहे हैं ज्योतिबा फूले महोदय इसके, और इसका मुख्य उद्देश्य है जाति व्यवस्था का विरोध करना, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करना, नारी शिक्षा का प्रचार करना, शूद्र और अतिशूद्र के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक समानता और न्याय पर विशेष बल दिया जाता है इस संस्था में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने जाति विरोध और सामाजिक समानता के लिए बेसिकली किया था। अच्छा, कोई बच्चा है जो अनम्यूट है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बार बार रिपीट हो रही है, प्लीज़ एक बार म्यूट हो जाइए, है ना, म्यूट रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, उद्देश्य पर बात करते हैं तो जाति एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण की बात करता है। ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखा था गुलामगिरी, और ये पुस्तक परीक्षा में आ चुका है 1872 का वर्ष। सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों के द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर इन्होंने विशेष बल दिया था। प्रश्न बनता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन, तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले का नाम विकल्प में मिलेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो 1873 विकल्प में मिलेगा। ये शब्द आपको ध्यान रखना है खासकर। और गुलामगिरी के पुस्तक के रचयिता कौन, तो ज्योतिबा फूले का नाम मिलेगा। गुलामगिरी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो 1872, ये आपको विकल्प में देखने को मिलेगा। तो ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली संस्था की तरफ, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना 1875 में हुआ। स्थान अलीगढ़ और संस्थापक इसके सर सैयद अहमद खान का नाम आता है। अलीगढ़ बेसिकली उत्तर प्रदेश में है।
संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में सर सैयद अहमद खान इसके प्रमुख माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के दृष्टिकोणों को आधुनिक बनाना इस आंदोलन का उद्देश्य रहा। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, प्रमुख संस्था के रूप में अगर हम बात करते हैं तो MAO का नाम आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना 1920 में, 1920 में बना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1864 में 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यह कथन कारण में सवाल बनता है। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा व्यक्त करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक यानी पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया, मुस्लिम समाज की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर किया, अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता पर इन्होंने विशेष बल दिया था इस मोमेंट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बात हुई तो 1875 में हुआ, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किया। ये 3 वर्ष आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बना सकता है। ठीक है, वर्ष इजीली याद हो जाएंगे यदि अभी आप क्लास समाप्त होने के बाद आप 1 से 2 बार में इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना। देखिए यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए 19वीं सदी लिखी हुई है। ठीक है, 19वीं सदी लिखी गई है। स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ है, जो अब कोलकाता में है। हालांकि इसका एग्जैक्ट वर्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं तो 1820। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ष कुछ किताबों में मिलता है। ठीक है, और कुछ किताबों में 1820 का दशक बताया गया है। ठीक है, और ये मैंने कहा कि जो नोट्स लिया है वो अरोड़ा आसफ की NCERT से लिया है, तो इसका मतलब है कि NCERT में 19वीं सदी लिखी हुई है। ठीक है, कोलकाता में इसका नेतृत्वकर्ता अगर कोई हैं तो वो हैं हेनरी लुई विविलियन डेरेजियो, इसके संस्थापक हैं। ध्यान दें, संस्था से जो जुड़ाव मतलब हिंदू कॉलेज कलकत्ता। कहने का अर्थ था कि यंग बंगाल आंदोलन की बात। यंग बंगाल आंदोलन किसी एक संस्था की औपचारिक संस्था नहीं थी, बल्कि डेरोजियो और उनके शिष्यों के द्वारा ये बेसिकली शुरू किया गया था, बौद्धिक और सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार किया, सामाजिक कुरीतियां जैसे सती, जाति, अंधविश्वास का विरोध किया, पश्चात उदार विचारों पर इन्होंने खासकर फोकस किया था। तो प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रवैया या रियायतों के सुरक्षा के संदर्भ में, और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की रोजगार दिलाने के संदर्भ में, और डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी जाना गया है। ठीक है, तो परीक्षा में सवाल पूछता है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो हेनरी लुई विविलियन डेरेजियो का नाम लगाइएगा। यंग बंगाल आंदोलन किस संस्था से जुड़ी हुई है, तो हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़ी हुई है। अगर पूछता है तो किस संस्था से जुड़ी हुई है, तो हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़ी हुई है, यह याद रखिएगा। और यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य स्वरूप क्या था, तो वो था सामाजिक बौद्धिक आंदोलन था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में नहीं आया है डेरेजियो का नाम, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, ये परीक्षा में आता है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना सन 1905 में हुई है। कहाँ पर, पुणे यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना,
शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक सुधार, जन जागरूकता, राजनीतिक चेतना में विश्वास, ठीक है, संवैधानिक और शांतिपूर्वक मार्ग से अगर कोई बात होती है तो वो संस्था का नाम आता है भारत सेवक समाज, इंग्लिश में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। उद्देश्य ये था कि नवयुवकों के बेसिकली सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देना, ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, जाति धर्म के ऊपर उठकर सेवा करना, कांग्रेस के उदारवादी विचारों से जुड़ाव रखना, इस तरीके के शब्द बेसिकली द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अंतर्गत देखने को मिले थे, ठीक है। तो संस्थापक पता है गोपाल कृष्ण गोखले, कब हुई 1905 में, ये भी पता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्र सेवा हेतु कार्यकर्ताओं का निर्माण करना। और आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, नेट जेआरएफ के संदर्भ में सवाल बनाया गया है, यूजीसी नेट ने बनाया भी है कि महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है, ये भी परीक्षा में सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक सेवा संघ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1921 में हुई। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुआ था। संस्थापक के रूप में नारायण मल्हार जोशी का नाम आता है, मुंबई में 1921 में। परंतु कुछ पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा इनका वर्ष 1911 भी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 1921 वाला आप विकल्प को लगाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है ये, बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1921 लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो श्रमिक वर्ग का कल्याण के संदर्भ में, ठीक है, मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक नैतिक स्थिति में सुधार करने के लिए, मजदूरों के लिए नाइट स्कूल और शिक्षा कार्यक्रम, प्रमुख कानून और अधिकारों के प्रति जागरूकता। बाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन से गहरा संबंध रखने वाली कोई संस्था थी तो वो थी सामाजिक सेवा संघ था। लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था इसमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम बात करेंगे अहमदिया आंदोलन को लेकर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुआ था और गुरदासपुर जिला में, और गुरदासपुर जिला पड़ता है पंजाब में। इसके संस्थापक रहे मिर्जा गुलाम अहमद, ये भी इम्पॉर्टेंट रहा है, परीक्षा में एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास हेतु धर्मोपदेश और नियमों का उदार बनाना। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बाराहीन अहमदिया में संकलित किया, अपने कुछ सिद्धांत को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो 1889 का वर्ष आप ज़रूर लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस नाम में बेसिकली भ्रम को भी लेकर दर्शाया गया है। कादियानी एक आंदोलन आपने सुना होगा, ठीक है, कादियानी आंदोलन, ठीक है। चलिए अभी नीचे आपको मिलेगा। बेसिकली आंदोलन का जो केंद्र था वो कादियानी केंद्र था। बेसिकली बहुत लोग कहते हैं, नाम अहमदिया को जो है बोलते हैं कादियान आंदोलन भी बोलते हैं कुछ लोग, बट पुस्तक में नहीं मिलने वाला, या क्वेश्चन पेपर में भी आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर में अहमदिया आंदोलन करके ही आएगा। ये बहुविवाह विरोध थे और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना और सतत प्रयासशील बनाना, मतलब कंटिन्यूअस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और आंदोलन को लेकर, रहनुमाए मजादाशन सभा 1851 यानी 1851। देखिए, इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी और संस्थापक थे नरौजी फरदोंजी, दादा भाई नरौजी और एस बंगाली, ठीक है, मुंबई में। इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो तीन नाम आप तो मुख्य रूप से याद रखें। एक तो नरौजी फरदोंजी का नाम, दादा भाई नरौजी का नाम याद रखिए, और एस बंगाली का भी नाम आप रख सकते हैं याद यहाँ पर भी, ठीक है। बट दो नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दादा भाई नरौजी का है। तो फारसी समाज में सुधार को लेकर बात करते हैं। ये स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया इसमें। फारसी जो धर्म है, उस पारसी धर्म की जो आधुनिक और तर्कसंगत व्याख्या है वो रहनुमाए मजादाशन सभा में किया गया था,
ठीक है, 1851 में मुंबई में पारसी समाज सुधार के लिए ये बेसिकली जानी गई थी, है ना। तो हम चाहेंगे कि ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। उद्देश्य पर बात करते हैं तो पारसियों और सामाजिक व्यवस्था में पुनरुद्धार, धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना और धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान जो रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त करना, ठीक है। रफ्त गुफ्तार यानी सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और विवाह की आयु में वृद्धि करना, ठीक है, इसी में, ठीक है, विवाह की आयु में वृद्धि करना भी उद्देश्य रखा गया था इसी संस्था के अंतर्गत। और इसमें स्त्री शिक्षा पर बल भी दिया गया था। लड़के और लड़की की शादी का जो न्यूनतम उम्र की प्रक्रियाएं थी, उन विवाह की आयु में वृद्धि करना चाहते थे और उसी संदर्भ में बाल विवाह को इन्होंने रोका था, ठीक है। बाल विवाह को इन्होंने क्या किया था, रोका था। हालांकि आपने बाद में सुना होगा भारत में कानूनी प्रावधान बन गए, शारदा एक्ट एक आया 1929 में जो बाल विवाह प्रतिषेध बताया गया, जहां बॉयज़ का एज बताई गई 21 और गर्ल्स की एज बताई गई 18। अभी आपने बीच में 2021 में भी आपने सुना होगा, और ये बेसिकली 21 बॉयज़ भी 21 वर्ष के, गर्ल्स भी 21 वर्ष की होनी चाहिए, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट या लागू या अभी पूर्ण रूप से ये संचालित नहीं है, ठीक है। केवल बात हुई थी और वो अभी तक पेंडिंग में है, ये आप ऐसा मान के चलिए। अभी तो आपको बॉयज़ 21, गर्ल्स 18 आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। यहीं अगर हम बात करते हैं परमहंस मंडली को लेकर एक सभा बनी जिसकी स्थापना 1849 से लेकर या 1850 के बीच में हुआ। स्थान अगर हम बात करते हैं तो मुंबई में संस्थापक आत्माराम पांडुरंग का नाम, बाल कृष्ण जयकर का नाम और दादोबा पांडुरंग का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य ये था परमहंस मंडली का कि व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर बात होगी, इसमें मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध होगा और एकेश्वरवाद और विश्व बद्धता की अवधारणा पर चीज़ें आधारित होंगी या उसी पर बेस्ड होंगी। इसके अलावा एक और हमें देखने को मिला अखिल भारतीय दलित वर्ग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा इसे। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुंबई में संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, मल्हार जाति। ध्यान दीजिएगा, ये यूजीसी ने इससे सवाल बना चुका है, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1824 उद्देश्य की बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ देख सकते हैं स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता का सिद्धांत पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। 1924 को मुंबई यानी अब जो मुंबई है, ठीक है, पहले बम्बई यानी अब मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। फिर 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन बेसिकली प्रारंभ हुआ 1927 में, और 1942 में 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। तो ये 3-4 वर्ष हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दलितों को एक राष्ट्रीय मंच पर संगठित करना, ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा हेतु बेसिकली इन संस्थाओं की स्थापना किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जितनी भी संस्थाएं थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब प्रमुख कुछ सामाजिक सुधार के संदर्भ में हम बात करेंगे कल, और कुछ सामाजिक कुप्रथाएं रही हैं इसमें आप देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस तरीके से 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो परीक्षा में यूजीसी नेट सोशल वर्क में पूछे जाते हैं, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे तो कल की क्लास में। अगर अभी कोई अगर आपके मन में डाउट बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताएं, कोई डाउट किसी के मन में